चैप्टर नंबर 5 बाजार संतुलन का रिवीजन करेंगे। लगातार हम बोर्ड की तैयारी में रिवीजन चैप्टर चला रहे हैं। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 और कंप्लीट हो चुका है वेस्टर्न अर्थशास्त्र का। आज हम पढ़ेंगे वेस्टर्न अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 5 के बारे में। जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। बने रहिएगा चैनल के साथ और इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, ठीक है। और सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए बाजार संतुलन को पढ़ते हैं कि बाजार संतुलन क्या होता है। बाजार संतुलन पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा बाजार के बारे में। बाजार किसे कहते हैं? व्हाट डू मीन बाय मार्केट? मार्केट के बारे में बेसिकली लोग कहते हैं मार्केट एक ऐसी जगह है, मार्केट एक ऐसा स्थान है, एक ऐसी जगह है जहाँ पर वस्तु और सेवाओं का क्या किया जाता है? क्रय विक्रय कहते हैं। ये सही है, लेकिन वास्तव में ये केवल और केवल एक क्या है? संकुचित धारणा है, मतलब छोटी धारणा है, बस छोटी सोच है बाजार के बारे में कि बाजार एक स्थान है। तो रियलिटी में कहें कि बाजार वास्तव में एक स्थान ना होके उससे भी बड़ा है, बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है। बाजार क्या है? एक क्षेत्र है। बाजार क्या है? एक माध्यम है। इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग बाजार एक क्षेत्र या माध्यम है जहाँ किसी एक वस्तु के क्रेता और विक्रेता, ठीक है, आपसी संबंध बनाकर, आपसी सहयोग के साथ क्रेता और विक्रेता आपसी संबंध बनाकर या एक वस्तु का क्या करते हैं? क्रय विक्रय करते हैं। किस पर? एक निश्चित कीमत पर, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, अगर हमें पता है कि बाजार के अर्थ को देखें तो हमें पूछते बाजार वह माध्यम या क्षेत्र है जहां किसी वस्तु के क्रेता और विक्रेता मिलकर एक निश्चित कीमत पर उसका क्या करते हैं? क्रय विक्रय करते हैं। इसे बाजार कहते हैं। बाजार के अगर अर्थ को हम सही से देखें तो इसके जो अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने बाजार को बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन किया है। जैसे प्रोफेसर स्टोनियन ने क्या कहा कि अर्थशास्त्री बाजार का अर्थ ऐसे संगठन से लेते हैं जिसमें किसी वस्तु के क्रेता और विक्रेता एक दूसरे के निकट संपर्क में रहते हैं। वो सारा क्षेत्र, वो सारा माध्यम जहाँ पर क्रेता विक्रेता एक दूसरे के संबंध में आते हैं, वस्तु का क्रय विक्रय करते हैं, उसको हम बाजार कहते हैं। मान लीजिए एक ठेली वाला आता है आपके घर के सामने, सब्जियां बेच के चला जाता है, तो वो बाजार है। आपने मोबाइल से ई कॉमर्स को आज कहा जाता है, ई कॉमर्स यानी जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, ठीक है, मीशो हो गया, शॉपी हो गया। तो आपने यहाँ से कोई सामान मंगाया तो ये भी बाजार है, जिसको हम बोलते हैं ई बाजार, ई मार्केट, ठीक है ना। तो बाजार सबको कहेंगे जहाँ पर आपको वस्तु अवेलेबल है, कोई बेचने वाला होता है, कोई खरीदने वाला होता है, उसकी निश्चित कीमत होती है, वो सब बाजार ही होता है। बाजार केवल ये नहीं कि जहाँ पर बहुत सारे दुकानें लगे वही बाजार हुआ, वो बाजार है, लेकिन वो बाजार का केवल एक फिजिकल फॉर्म है, एक रूप है। बाजार में वास्तव में बाजार, अगर आपने अपने दोस्त से कोई सामान खरीद लिया तो वो भी एक बाजार का ही रूप है। तो अगर हम देखें यहाँ पर बाजार की विशेषताओं की बात करेंगे, बाजार की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? बाजार की विशेषता में सबसे पहली विशेषता है कि बाजार एक क्षेत्र है। क्या है? बाजार एक क्षेत्र है जहां पर समस्त क्रेता और विक्रेता मौजूद होते हैं। नंबर 2, बाजार में क्रेता और विक्रेता होते हैं, दोनों का होना जरूरी होता है। नंबर 3, बाजार में किसी एक निश्चित वस्तु का क्रय विक्रय होता है। नंबर 1, बाजार में वस्तु का एक निश्चित मूल्य होता है, ठीक है। तो ये चारों का होना
आवश्यक होता है और लास्ट में वस्तु का क्या होता है, क्रय विक्रय होता है। ये बाजार के 5 प्रमुख विशेषता है जिसका होना आवश्यकता, उसके बाद ही बाजार जो है पूरा होता है। तो बाजार के बाद हम जो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे वो है बाजार के रूप। बाजार के रूप, बेसिकली बाजार के रूप की अगर बात करें तो बाजार को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहले है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, शून्य प्रतियोगिता बाजार और फिर है लास्ट में अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार। यहाँ पर जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट बोलते हैं। शून्य प्रतियोगिता बाजार एक ऐसा बाजार होता है जब प्रतियोगिता नहीं होती है, आप इसको एकाधिकार के नाम से जानते हैं। एकाधिकार यानी कि मोनोपोली। और तीसरा अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार, यहाँ पर प्रतियोगिता भी है और थोड़ा कम है, तो इसको आप एकाधिकारी प्रतियोगिता के नाम से वो जानते हैं। एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार। इन तीनों बाजारों के अलावा एक प्रकार का बाजार और अवेलेबल है जिसको बोलते हैं अल्पाधिकार, अल्पाधिकार बाजार। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे। एग्जामिनेशन में वैसे तो इस साल 2021-22 में 30% सिलेबस में शून्य प्रतियोगिता बाजार और अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार को हटा दिया गया है, केवल पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में है। लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा सभी बाजारों के बारे में आपको बताऊंगा। तो शुरू करेंगे पूर्ण प्रतियोगिता बाजार से। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, दैट इज परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या है? वास्तव में पूर्ण प्रतियोगिता बाजार एक वैसा बाजार है जहां पर वस्तु की बहुत ज़्यादा क्रेता और विक्रेता उपलब्ध होते हैं और वे सभी समरूप वस्तु का निश्चित, जिसको हम कहें निश्चित यानी कि एक ही कीमत, निश्चित यानी कि एक ही निश्चित कीमत पर क्या करते हैं, क्रय विक्रय करते हैं। यहाँ पर बाजार में क्रेता और विक्रेताओं की इतनी संख्या होती है कि कोई एक क्रेता कोई एक विक्रेता वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं करता। ठीक है ना, उसको कि वस्तु की कीमत को परिवर्तन नहीं कर सकता। ऐसे बाजार को पूर्ण प्रतियोगिता, क्योंकि यहाँ पर बाजार में वस्तु की कीमत का निर्धारण कौन करता है? बाजार स्वयं करता है, जहाँ पर वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति के द्वारा वस्तु के कीमत का निर्धारण होता है, जिससे किसी एक क्रेता किसी एक विक्रेता से उसकी जो है कीमत में परिवर्तन नहीं होता है। अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करें, क्योंकि इसकी विशेषता इंपॉर्टेंट है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन से हैं। सबसे पहली विशेषता इसकी, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्रेताओं कौन? खरीदने वाले, क्रेताओं एवं विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है। यहाँ पर क्रेता और विक्रेताओं की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। नंबर 2, इस बाजार में वस्तु की समरूप इकाइयाँ, समरूप इकाइयाँ मतलब वस्तु की ऐसी इकाइयाँ का प्रयोग होता है जो रंग रूप हर तरीके से एक जैसी होती हैं, वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है ना, पूरे बाजार में वस्तु की एक ही कीमत प्रचलित होती है और ये इसलिए होती है कि वस्तु की कीमत का निर्धारण बाजार के द्वारा होता है
और प्रत्येक फर्म को उस कीमत को स्वीकार करना पड़ता है, कोई भी उस कीमत को बदल नहीं सकता। बाजार में जो कीमत तय किया गया है उसी कीमत पर ही वस्तु को बेचना पड़ेगा। इस बाजार में नई फर्मों के प्रवेश और पुराने प्रवेश के जो है बहिर्गमन का मतलब छोड़ के जाना, बहिर्गमन की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। यहाँ पर किसी तरीके का जो है रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है, कोई जो चाहे यहाँ पर बिजनेस सेटअप कर सकता है, छोड़ के जा सकता है। नंबर 5, सभी को बाजार की दशाओं का पूर्ण ज्ञान होता है, चाहे क्रेता हो चाहे विक्रेता हो, सभी को बाजार के बारे में संपूर्ण ज्ञान होता है, सब कुछ पता होता है। ठीक है। नंबर नेक्स्ट जो है यहाँ पर कोई विक्रय लागत नहीं होती। यहाँ पर किसी को विक्रय जो है विज्ञापन करने की जरूरत नहीं होती है, एक्स्ट्रा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। प्रतियोगिता तो है, क्यों? क्योंकि एक ही वस्तु है, सबके बारे में सबको पता होता है, इसलिए किसी प्रकार की विज्ञापन करने की यहाँ पर जरूरत नहीं होती है। पूर्ण प्रतियोगिता पढ़ने के बाद अब पढ़ते हैं एकाधिकार। एकाधिकार दो शब्दों से मिलकर बनता है, एक प्लस अधिकार, यानी कि बाजार का एक ऐसा रूप जहां वस्तु का केवल एक ही विक्रेता होता है, जहां वस्तु का एक ही विक्रेता होता है और वस्तु का कोई भी निकटतम स्थानापन्न नहीं होता। निकटतम स्थापन का मतलब होता है उससे मिलती जुलती वस्तु कोई भी नहीं होती है। यहाँ पर एक ही वस्तु होती है और एक ही वस्तु का एक ही विक्रेता होता है और उससे मिलती जुलती बाजार में कोई ना विक्रेता होता है ना कोई दूसरे वस्तु होता है। ठीक है ना, उसे एकाधिकार बाजार कहते हैं। और यहाँ पर जरूरी है कि आपको एकाधिकार बाजार की विशेषताओं का पता होना चाहिए। एकाधिकार बाजार की विशेषताएं कौन कौन सी होती है? अगर एकाधिकार बाजार की विशेषताओं का हम जिक्र करें तो सबसे पहली विशेषता है यहाँ पर वस्तु का केवल एक ही विक्रेता होता है। वस्तु का केवल एक ही विक्रेता होता है, क्रेताओं की संख्या अधिक होती है, यानी कि बेचने वाला एक ही होता है और खरीदने वाले कई होते संख्या। ठीक है ना। वस्तु का निकटतम स्थानापन्न नहीं होता कि उस वस्तु से मिलती जुलती कोई वस्तु बाजार में उपलब्ध नहीं होती है, केवल एक ही वस्तु होती है। यहाँ पर विक्रेता स्वयं कीमत निर्धारक होता है, क्योंकि पूरे बाजार में केवल एक ही विक्रेता होता है। अब एक ही विक्रेता यानी कि वही खुद बाजार होता है, ऐसे में वस्तु की कीमत का निर्धारण, कीमत तय करना भी विक्रेता के हाथों में होता है। ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पर इस बाजार में नई फर्मों का प्रवेश प्रतिबंधित होता है, यानी कि कोई भी इस बाजार में आके बिजनेस नहीं कर सकता, पूरी तरीके से जो है बंद होता है। नई फर्म यहाँ पर आ ही नहीं सकता। ठीक है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इस बाजार में कीमत विभेद उपलब्ध होता है। कीमत विभेद मतलब होता है एक ही वस्तु को अलग अलग विक्रेताओं को यानी कि उपभोक्ताओं को, खरीदने वालों को एक ही वस्तु एक ही होती है, अलग अलग क्रेताओं को वस्तु की अलग अलग कीमत पर बेचा जा सकता है। ठीक है ना। मान लीजिए कोई वस्तु, एक पेन है, एक पेन की कीमत नॉर्मल कितना है? 10 रुपये, और वो पेन केवल एक ही विक्रेता के पास है, किसी और के पास नहीं है, खरीदने वाले बहुत सारे हैं। तो वो चाहे तो उस पेन को किसी को 9 रुपये में, किसी को 10 रुपये में, किसी को 11 रुपये में, किसी को 12 रुपये में बेच सकता है। इसी को कहते हैं कीमत विभेद, यानी कि एक ही वस्तु को अलग अलग क्रेताओं को अलग अलग रेट पे बेचना। ठीक है ना। और नेक्स्ट है एकाधिकार बाजार में जो मांग वक्र होता है। एकाधिकार बाजार पे
मांग वक्र ऋणात्मक ढाल वाला होता है। कैसा होता है? ऋणात्मक ढाल वाला होता है, क्योंकि ध्यान में रखना, भले ही एकाधिकार बाजार में वस्तु का कीमत को जो तय करने का अधिकार विक्रेता के पास होता है, लेकिन या तो वो कीमत निर्धारण करेगा या फिर विक्रय को करेगा। क्योंकि नॉर्मल ये है कि अधिक कीमत होने पर जो क्रेता होते हैं, नहीं खरीदने वाले जो होते हैं, हम लोग जो होते हैं उसको नहीं खरीदेंगे। यानी कि इससे जो डिमांड वक्र होता है ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ होता है, ऋणात्मक होता है। अधिक कीमत पर वस्तु की मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। आपको ये ध्यान में रखना है। एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार। एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार को इंग्लिश में बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार वास्तव में यहाँ पर एकाधिकार प्लस प्रतियोगिता, पूर्ण प्रतियोगिता, दोनों ही बाजार का ये क्या होता है? मिश्र रूप होता है, यानी कि मिला जुला रूप होता है। इस बाजार में एकाधिकार के भी गुण शामिल होते हैं और पूर्ण प्रतियोगिता के गुण भी शामिल होते हैं। दोनों के गुण मिलके इस बाजार का निर्माण होता है, जिसे बोलते हैं एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार। ये बाजार है क्या? वास्तव में एक बाजार यहाँ पर है जहाँ पर विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है, लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता की तुलना में कम होती है। यहाँ पर वस्तुओं के बहुत सारे विक्रेता उपलब्ध होते हैं, लेकिन बेसिकली सारे विक्रेता जो है एक समूह के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है ना? इस बाजार में उत्पादक समूह के रूप में कार्य करते हैं और विविधात्मक वस्तुओं का उत्पादन करते हैं या फिर विक्रय करते हैं। यानी कि यहाँ पर जो वस्तुएं होती हैं उसमें विविधात्मक होती हैं। वस्तु रंग रूप किसी न किसी अलग अलग होती हैं, लेकिन उनकी वस्तु का यूँ कहें निकटतम स्थानापन्न मौजूद होता है। ठीक है? निकट स्थानापन्न मतलब उससे मिलती जुलती वस्तुएं बाजार में मौजूद होती है। तो ये हो गया बाजार का। और ये बाजार वास्तव में आज के टाइम में रियल में वास्तव में मौजूद है। जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार वो कोई काल्पनिक बाजार है, वो उपलब्ध नहीं है, लेकिन वास्तव में यही बाजार है। इसको जो है हम क्या कहते हैं, गला घोट प्रतियोगिता बाजार भी कह सकते हैं, क्योंकि इस बाजार में जो बहुत अधिक कंपटीशन होता है और एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ होती है। ठीक है? तो अब इस बाजार की हम विशेषताओं की बात कर लेते हैं। बाजार की विशेषताएं कौन कौन सी इस बाजार की प्रमुख विशेषताएं हैं? तो सबसे पहली विशेषता है यहाँ पर क्रेता और विक्रेता की अधिक संख्या। क्रेता और विक्रेता की संख्या अधिक होती है। नंबर 2, यहाँ पर विविधात्मक वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। विविधात्मक मतलब यहाँ पर वस्तुओं में रंग के आधार पर, रूप के आधार पर, पैकेजिंग के आधार पर, आकार के आधार पर वस्तुओं में अंतर पाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर साबुन लेने जाए, एक ही प्रकार के साबुन की अलग अलग ब्रांड के साबुन मिलेगा रंग रूप में। कोई निरमा है, कोई नारंगी रंग का है, कोई लाल रंग का है, कोई सफ़ेद रंग का है, कोई खुशबूदार है, अलग अलग खुशबुएं हैं। मतलब वस्तु एक ही है, लेकिन उसके कई सारे जो है अलग अलग तरीके के वस्तुएं उपलब्ध होती है, जिसको हम बोलते हैं स्थानापन्न वस्तुएं। इस बाजार में सबसे इम्पोर्टेंट चीज, इस बाजार में वस्तु की विक्रय लागत बहुत ज़्यादा होती हैं, विक्रय लागत अधिक होती हैं। क्यों? क्योंकि सभी को आगे बढ़ने की वजह, बाजार में सभी को अपने कीमत को बेचने की होड़ लगी रहती है। ऐसे में ये लोग विज्ञापन का सहारा लेते हैं। आप टीवी में तमाम ब्रांडों के विज्ञापन देखते हैं, ऐड देखते हैं, वो केवल इसलिए होता है कि बाजार में पकड़ बनाया जाए। ठीक है ना? और इसके लिए ज़रूरी भी है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि अपनी वस्तु को ज़्यादा से ज़्यादा बेचे। तो कंज्यूमर के सामने, कस्टमर के सामने बस अपने सामान को विज्ञापन का प्रयोग करते हुए जो रखते, इसलिए विज्ञापन की यहाँ पर होड़ मची थी, कौन अच्छे से अच्छा विज्ञापन देके अपने वस्तु को अच्छा बनाए। ठीक है ना? नेक्स्ट है यहाँ पर वस्तु का कीमत निर्धारण। कीमत निर्धारण जो है बाजार के द्वारा तय किया जाता है
लेकिन उपभोक्ताओं को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। ठीक है ना, यहाँ पर कीमत के निर्धारण उपभोक्ताओं को ध्यान में रखकर किया जाता है यहाँ पर। और दूसरा होता है बाजार की दशाओं का अपूर्ण ज्ञान। यहाँ पर किसी को भी बाजार की दशाओं का पूर्ण ज्ञान नहीं होता, क्योंकि बाजार क्या जो है विशिष्ट बाजार का जो गुण होता है वो एक जैसा नहीं होता, वो परिवर्तित होता रहता है। वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता रहता है, वस्तु अलग अलग प्रकार की होती हैं। तो यहाँ पर किसी को भी, आप जाते हैं बाजार में, आपको हर एक चीज़ की कीमत के बारे में, उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं होगी। तो इसलिए इस बाजार में कहते हैं कि किसी को भी, चाहे क्रेता हो चाहे विक्रेता हो, उसको पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं होती है। तो ये हो गया बाजार के तीनों रूप के बारे में। अब एक बाजार और है, थोड़ा हल्के में, उसको भी जान लीजिए। अल्पाधिकार बाजार, मोनोपोली। अल्पाधिकार बाजार एक ऐसा बाजार होता है जहां पर विक्रेताओं का समूह, यूं कहें विक्रेताओं का समूह होता है, और यहाँ पर विक्रेताओं की मात्रा बहुत छोटी होती है, यानी कि बहुत ही कम होती है। और बाजार के थोड़े थोड़े हिस्से पर सबका अधिकार होता है, इसलिए इसको अल्पाधिकार कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर बाजार में विक्रेताओं की संख्या बहुत कम होती है, और बहुत कम विक्रेताओं के पूरे मार्केट में थोड़े थोड़े हिस्से पर वो लोग अधिकार जमा लेते। फॉर एग्जाम्पल भारत, जैसे भारत में हम क्या देखेंगे, हम भारत में कम्युनिकेशन सेक्टर देखते हैं। यहाँ पर कितने विक्रेता हैं? यहाँ पर कंप्यूटर सेक्टर जो विक्रेता उपलब्ध है, उसमें कौन कौन है? वोडाफोन है, एयरटेल है, जियो है और BSNL। केवल 4 ही कहें सर्विस प्रोवाइडर है, कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर। और इस चारों का बाजार में के हिस्से में अधिकार, यानी कि बाजार को उन्होंने 4 टुकड़ों में बांट लिया है। एक टुकड़े में एयरटेल है, एक में VI है, एक में जियो है, और एक में BSNL या MTNL है। तो इसे हम कहते हैं अल्पाधिकार, यानी कि वस्तु एक के जो विक्रेता होते हैं वो कई तो होते हैं, लेकिन पूरा ग्रुप बना लेते हैं और वो उसकी संख्या बहुत कम हो जाती है, इसे अल्पाधिकार कहते हैं। और अल्पाधिकार में जो है वस्तु को बेचने के लिए यहाँ पर हद से ज़्यादा विज्ञापन का प्रयोग किया जाता है, और एक दूसरे को आगे निकलने की होड़ में रुचि रहती है, इसलिए इसको गला घोंट बाजार भी कहते हैं। मतलब एक दूसरे का गला घोंटते हुए, एक दूसरे को चित करते हुए आगे निकलने की होड़ मची हुई रहती है। ठीक है ना, यहाँ पर अच्छा बुरा ये नहीं देखा जाता, बस ये देखा जाता है बाजार में किस तरह से आगे बढ़ा जाए। अब आगे बढ़ते हैं सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, संतुलन कीमत किसे कहते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन टॉपिक 101% पूछा जाता है संतुलन कीमत के बारे में। संतुलन कीमत किसे कहते हैं? संतुलन के मतलब समझते हैं जिसे परिवर्तन नहीं किया। संतुलित कीमत वस्तु की एक ऐसी कीमत होती है जो बाजार में निर्धारित होती है, और ऐसी जगह निर्धारित होती है बाजार में उस वस्तु की मांग और पूर्ति जहाँ पर क्या हो जाए, समान हो जाए। यानी कि एक ऐसा बिंदु जहाँ पर वस्तु की मांग बराबर वस्तु की पूर्ति होती है, उसे हम कहते हैं संतुलन कीमत, या इसका नाम दिया जाता है बाजार संतुलन, मार्केट इक्विलिब्रियम। ठीक है ना, बाजार संतुलन के नाम से भी जाना जाता है। अब क्वेश्चन आपका आता है कि संतुलन कीमत या बाजार संतुलन से आप किसे कहते हैं, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है पूर्ण प्रतियोगिता में बाजार संतुलन या फिर संतुलन कीमत का निर्धारण कैसे होता है। ठीक है ना, पूर्ण प्रतियोगिता में संतुलन कीमत का निर्धारण कैसे होता है। ध्यान में रखना कि आपको पूर्ण प्रतियोगिता में बाजार संतुलन वहाँ होता है जब मांग और पूर्ति, और ये कॉन्सेप्ट देने वाले थे प्रोफेसर मार्शल। प्रोफेसर मार्शल ने कहा था किसी भी बाजार के 2 पक्ष होते हैं। बाजार के क्या होते हैं? 2 पक्ष होते हैं। एक पक्ष होता है विक्रेता का और एक पक्ष होता है क्रेता का। विक्रेता यानी कि उत्पादक और क्रेता यानी कि कस्टमर यानी कि ग्राहक, कंज्यूमर, जिसको हम बोलते हैं उपभोक्ता। विक्रेता पक्ष क्या करता है? वस्तु की पूर्ति करता है,
और क्रेता पक्ष क्या करता है, वस्तु की मांग करता है। पूर्ति यानी कि सप्लाई, मांग यानी कि डिमांड। और हमको सबको पता है कि पूर्ति हमेशा वस्तु की अधिक से अधिक कीमत पर होती है, जबकि मांग हमेशा वस्तु की कम से कम कीमत पर होती है। तो ऐसे में उन्होंने ये कहा कि एक ऐसा बिंदु, बाजार का एक ऐसा बिंदु जहां पर वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति दोनों आपस में बराबर हो जाए, उस बिंदु को जो है संतुलन कीमत स्तर कहते हैं, या फिर उसको हम वस्तु की बाजार संतुलन कहते हैं, क्योंकि दोनों ही पक्ष जो है वस्तु की कीमत को लेकर सहमत हो जाते हैं। इसको यूं समझे, उदाहरण के माध्यम से मान लीजिए वस्तु की कीमत एक तरफ, वस्तु की कीमत, वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति कीमत रखते हैं 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है। वहीं पर वस्तु की मांग, क्योंकि बढ़ती कीमत पर वस्तु की मांग कम होती चली जाती है, 100, 80, 60, 40, 20। और वस्तु की कीमत बढ़ने के साथ पूर्ति भी बढ़ती चली जाती है, यानी कि 20, 40, 60, 80, 100। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि इस मांग तालिका के अनुसार आप क्या देखते हैं कि एक ऐसा बिंदु है जहाँ पर वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति बराबर है। किस पर? जब वस्तु की कीमत 6 रुपये है, तो यहाँ पर दोनों आपस में क्या बराबर है। तो ये जो स्थिति है जहाँ पर दोनों आपस में बराबर होता है, इसको बोलते हैं संतुलन की स्थिति। ठीक है ना। यहाँ पर मांग ज़्यादा है, पूर्ति कम है, इसको बोलते हैं अधिक मांग, अधिमांग। और यहाँ पर पूर्ति ज़्यादा है, मांग कम है, इसको बोलते हैं अधिपूर्ति, अधिपूर्ति। ठीक है। ऐसी स्थिति में आप इसी चीज़ को अगर ग्राफिकल रूप में रिप्रेजेंट करना है आपको, ग्राफ के रूप में, तो कैसे करेंगे? कुछ इस तरह से किया जाता है। यहाँ पर होगी कीमत 2, 4, 6, 8, 10। यह है वस्तु की कीमत। और यहाँ पर वस्तु की मांग 20, 40, 60, 80, 100। ये मांग और पूर्ति दोनों की क्या है? मात्रा है, एक्स एक्सिस पर, और ये हो गया वाई एक्सिस। सबसे पहले हम अगर मांग को देखें तो जब वस्तु की कीमत है 2, तो मांग की मात्रा कितनी है? 100, यानी कि ये वाला बिंदु। वस्तु की कीमत है 4, वस्तु की कीमत घटी कितनी होगी? 80। 6 पर 60, 8 पर 40, 10 पर 20। तो ये जो ग्राफ बनाइए, इसको बोलते हैं डिमांड कर्व। ठीक है। वहीं पर अगर पूर्ति वक्र देखें तो यह वस्तु की कीमत जब 2 है, मांगी जा रही कितनी? 20, 40, 60, 80 और ये हो गया 100। ये वक्र कुछ इस तरह से बनता चला जाता है। ये सप्लाई, तो दोनों कहाँ पर मिल रहा है? इस वाले बिंदु को, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट ई, जहाँ पर S इक्वल टू क्या है? D। तो ये वाला पॉइंट हो गया आपका क्वांटिटी का, ये वाला पॉइंट हो गया आपका जो है कीमत का। तो यहाँ पर जो OP होता है, जो OP कीमत तय होता है, इसको बोलते हैं हम क्या चीज़? संतुलन कीमत स्तर। और वहीं पर जो OQ होता है, यहाँ पर संतुलन मात्रा कहते हैं। यानी कि जो E होता है, ये है बाजार के क्या होता है? संतुलन बिंदु होता है, जिसको बोलते हैं हम क्या चीज़? बाजार संतुलन। ये पूरा कॉन्सेप्ट है इसका। ठीक है। मेरे ख्याल से आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, चैप्टर समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। लाइक कीजिएगा और हाँ, अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू। पूरी वीडियो को आपने लास्ट तक देखा उसके लिए।